नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले टेट एग्जाम जैसे सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, इसी के साथ रीट एग्जाम, एच टेट और अन्य टेट एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल पाए इसलिए क्वेश्चन को हमने यहाँ पर वन लाइनर सेलेक्ट किए हैं और क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ये टेट एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपने यदि अभी तक हमारे दूसरे नए चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी आपको सभी एनसीईआरटी बुक्स का सॉल्यूशन हिंदी माध्यम में उपलब्ध रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी गैस जो है पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। हरित ग्रह प्रभाव जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं, तो कौन सी गैस इसको सबसे ज्यादा बढ़ाने में अपना योगदान करती है, तो वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो देखिए मेट्रोपॉलिटन नगर के अंदर जो प्रदूषण का मुख्य सोर्स होता है, स्रोत होता है, वो होता है वहां पर स्वतः चलित वाहन, मतलब जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, स्वचालित वाहन होते हैं, इनके माध्यम से वहां पर प्रदूषण जो होता है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में दूसरा एक और प्रश्न यहाँ पर आ रहा होगा कि मेट्रोपॉलिटन नगर जो होते हैं वो क्या न होते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन नगर जो होते हैं ये क्या होते हैं। तो जो जनगणना आयोग है ना, उसने ऐसे शहरों को बहुत एक सिंपल सी परिभाषा में व्यक्त किया है कि ऐसे नगर जहां पर उनकी जनसंख्या जो होती है वो 40 लाख से अधिक होती है ना, 40 लाख से अधिक होती है। ऐसे जो नगर होते हैं उनको हम नगर के बजाय महानगर कहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसे महानगर जहां पर उनकी जनसंख्या 40 लाख से अधिक होती है, ऐसे महानगरों को हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन नगर। और इसमें वर्तमान के अंदर हम देखते हैं तो दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये ऐसे 6 महानगर हैं जो मेट्रोपॉलिटन में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भोपाल गैस दुर्घटना जो थी इसमें किस गैस का रिसाव हुआ। देखिए कभी गैस पूछ ली जाती है, कभी पर यहाँ पर वो डेट पूछ ली जाती है, वो तारीख पूछी जाती है कि कब हुआ। तो आपको दोनों ही बातों को बहुत ध्यानपूर्वक याद रखना है। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC जिसे हम कहते हैं, ये तो वो गैस थी जिसके कारण ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी हुई थी। अब इसी के साथ में ये जो घटना हुई थी ये कब हुई थी, ये ध्यान रखना आपको कि ये 2 दिसंबर 1984 है ना। और देखिए ये 2 दिसंबर की रात्रि की घटना है और हम जानते हैं कि 12 बजे के बाद 3 दिसंबर भी लग जाता है। तो 2 दिसंबर से 3 दिसंबर दोनों ही तारीख यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2 दिसंबर की रात्रि चल रही थी और 3 दिसंबर के दिन की शुरुआत रात्रि 12 बजे से हो जाती है। तो उसी प्रकार से 2 से 3 दिसंबर दोनों ही तारीखें इसमें शामिल होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तेजाब वर्षा जो होती है ये किसके प्रदूषण से होती है। तो हम जानते हैं कि पर्यावरण के अंदर ऐसी कौन सी गैसें मिलती हैं जिनके कारण से तेजाब वर्षा, जिसे हम अम्लीय वर्षा भी कहते हैं, है ना। तो अम्लीय वर्षा या तेजाब वर्षा जो होती है ये नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 यानी कि सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं SO2, SO3, इसी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इन गैसों के ऑक्साइडों से ये जो तेजाब वर्षा या अम्लीय वर्षा होती है ये होती है। और इसके कारण हम जानते हैं कि जो जीव जंतु होते हैं उन पर त्वचा पर इसका प्रभाव पड़ता है, त्वचा पर इस वर्षा का प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जो हमारी इमारतें होती है वो भी क्षतिग्रस्त इससे होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वायु प्रदूषक के कारण जो है मानव मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग जो होता है पैदा होता है। देखिए वायु प्रदूषक को देखना है तो वो है यहाँ पर सीसा, और सीसा जो होता है उसके कारण से मानव तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग मनुष्य में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायु प्रदूषक जो है मनुष्य में रक्त दाब, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है।
तथा हृदय संबंधी रोग को पैदा करता है। तो देखिए कैडमियम जो होता है ये इसी के कारण से ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और हृदय संबंधी रोग भी ये उत्पन्न करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः कैसे होता है? तो हम जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर CO2 गैस जो है वो कहाँ से आती है? तो जीव जंतु जो होते हैं वो शोषण करते हैं और उसी के द्वारा ये जो है CO2 जो गैस है उसे उत्सर्जित करते हैं और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ताजमहल को क्षति किस कारण से पहुंच रही है? तो अभी हमने देखा था अम्लीय वर्षा, वही एक कारण जिम्मेदार है। जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको भी क्षति ये पहुंचाती है। अब देखिए यहाँ पर उत्तर जो दिया है मथुरा तेल शोधन से निकले हुए वायु प्रदूषकों से। तो देखिए मथुरा तेल शोधक जो कारखाने हैं वहां पर वायु प्रदूषक हैं। तो वहां के जो कारखाने होते हैं उनसे क्या होता है कि SO2 NO2 जो ऑक्साइड होते हैं वो उन कारखानों से वायु में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं और उसी की वजह से अम्लीय वर्षा होती है और उसी के कारण हमारी ऐतिहासिक इमारत तो भी क्षतिग्रस्त होती है। तो यदि आपको यहाँ पर विकल्प मान लीजिए कि ऐसा मिलता है कि अम्लीय वर्षा के कारण, तो बिल्कुल आप उत्तर लगाइएगा। यदि ऐसा मिलता है तो भी बिल्कुल लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु क्यों हो जाती है? तो हम जानते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ये हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ में संयोग कर लेती है और जब ये संयोग कर लेती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि उस स्थिति में हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि जो हमारी सेल्स होती हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो पाती है या ना के बराबर हो पाती है। तो उसी वजह से क्या होता है, और ये हीमोग्लोबिन के साथ में क्या है स्थायी यौगिक बनाता है, कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसी की वजह से फिर वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता है और जिससे मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे। अब देखिए ये भी एक प्रकार की यहाँ पर महामारी थी और पानी में किसके प्रदूषण के कारण ये घटना हुई थी? तो ये पारा जिसे हम कहते हैं उसके कारण से ये घटना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण को मापने हेतु कौन सी जांच की जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे हम BOD के नाम से भी जानते हैं, इसके माध्यम से जल प्रदूषण की जांच की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है? तो हम जानते हैं इससे त्वचा कैंसर जो होता है ये होता है अल्ट्रावायलेट किरणों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? यानी कि जो वैश्विक तापन है, जो उष्णता है पृथ्वी की वो बढ़ती जाएगी, तो मैंग्रोव वनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए हम मैंग्रोव वन जो होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? तो ये तटीय क्षेत्र में होते हैं जहाँ पर समुद्र के तट होते हैं। ऐसे तटीय क्षेत्रों पर मैंग्रोव वन होते हैं और निश्चित रूप से जब वैश्विक तापन बढ़ेगा तो जल स्तर समुद्र का जो है ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी जिससे समुद्र का जल स्तर में वृद्धि होगी और मैंग्रोव वन जो है वो डूब जाएंगे। तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा सोर्स जो है जल विद्युत है। आगे बढ़ते हैं। वसुंधरा शिखर सम्मेलन जो था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये ब्राजील में हुआ शिखर सम्मेलन है, वसुंधरा शिखर सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं। रेड डाटा बुक, इससे संबंधित हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन से रंग से किस जाति को दर्शाया जाता है, कौन से जीवों के लिए है, तो इससे संबंधित हमेशा ही प्रश्न मिलते हैं। देखिए संकटापन्न यानी कि जो जीव जंतु है विलुप्त होने के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुके हैं, तो उन सभी का डाटा इसमें रखा जाता है रेड डाटा बुक में, जिसे हम लाल आंकड़ा पुस्तक भी कहते हैं। अगला है जैव विविधता के लिए खतरा है। अब देखिए जैव विविधता के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा खतरा है? तो उनकी प्राकृतिक आवास जो है, वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, ये तीनों चीजें जो है ये हमारे जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब देखिए प्राकृतिक आवासों को नष्ट करेंगे तो निश्चित रूप से जैव विविधता खतरे में पड़ेगी, कम हो जाएगी। वनस्पति का विनाश होगा तो भी जीव जंतु जो है इधर उधर चले जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे और झूम खेती से भी वो प्रभावित होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? देखिए, कारण तो और भी हो सकते हैं, पर सबसे जो एक मुख्य कारण है वो है वनोन्मूलन का, यानी कि वनों का जब नष्ट होना, वनों का विनाश, इसके लिए सबसे बड़ा कारण है। चलिए आगे बात करते हैं। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो ताल पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जो तालाब पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसकी स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। चलिए आगे बात करते हैं। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो देखिए, मानव ही यहाँ पर सबसे मुख्य कारक है, क्योंकि प्रकृति का जो संतुलन है वो मानव के द्वारा ही बदलता है, बिगड़ता है, तो मानव गतिविधियां ही इसके अंदर शामिल है। चलिए आगे बात करते हैं। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन जो है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जो है, ये वैश्विक विरासत का वन इसे माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। तो देखिए, ये वर्णक है और ये पौधों की पत्तियों में पाया जाएगा। जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों से बचाता है तो उसे हम कहते हैं फाइकोसाइनिन, और ये वर्णक यूवी किरणों से उन्हें बचाता है। चलिए अगला है, सर्वाधिक जैव विविधता जो होती है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो हम जानते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वहां पर सर्वाधिक जैव विविधता हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा से हमेशा प्रश्न आता है गेंडे का ही, और गेंडे के लिए काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, और कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा था, तो असम में ये स्थित है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जैव भू रासायनिक चक्र ही कहते हैं, जहां पर तत्वों का चक्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो निश्चित रूप से चिपको आंदोलन से किसने शुरू किया, कहां से शुरू किया, ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। वन कटाई से संबंधित ये था। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो देखिए, इको मार्क से मतलब यहाँ पर है जो चीजें हमारे पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली होती है, पर्यावरण को जिनसे कोई नुकसान ना हो, ऐसी चीजें जो होती है पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण हो, उन पर इको मार्क जो है वो उन प्रोडक्ट पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच के संक्रांति का क्षेत्र क्या कहलाता है? अब देखिए, दो भिन्न समुदाय के बीच का क्षेत्र होता है हम इकोटोन कहते हैं। अब इसको मैं एक थोड़ा सा एक चित्र के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये एक समुदाय क्षेत्र है ए, और ये यहाँ पर दूसरा समुदाय क्षेत्र है बी। अब दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि इतना जो एरिया है ये यहाँ पर दोनों को एक दूसरे मिले हुए हैं, तो इसी को हम नाम क्या देंगे? इसी को नाम दे देंगे इकोटोन, कि ये जो क्षेत्र है संक्रांति का जिसमें दो समुदाय मिले जुले दिख रहे हैं, ये इकोटोन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पारिस्थितिक पदछाप। देखिए, यहाँ पर पारिस्थितिक पदछाप का सीधा मतलब आप यूं समझिएगा कि कोई भी एक व्यक्ति है, मानव है, वो प्रकृति के जो संसाधन होते हैं उनका उपयोग करता है, तो उसके संसाधनों का उपयोग करना और उसके अवशिष्टों को बिना हानि रहित किए वापस लौटाना, उसके लिए आवश्यक भूमि या फिर जो समुद्री जल क्षेत्र है उसकी जो माप है उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। अगला है, कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय जल में सामान्य तापमान में वृद्धि होना ये प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक है। अगला प्रश्न है, 50 से अधिक देशों के द्वारा संबंधित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता जो था ये कब प्रभावित हुआ था? तो मार्च 21 को ये प्रभावी हुआ था, सन 1994 को। आगे बात करते हैं, यूकलिप्टस पारिस्थितिकी मित्र है या शत्रु है? तो निश्चित रूप से ये शत्रु पौधा होता है, इसे हम आतंकवादी पौधा भी कहते हैं क्योंकि ये भूमि में जल स्तर को घटाता है। अगला है, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? तो वन जो होते हैं ये सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होते हैं।
अगला प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो हम जानते हैं सौर ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा का सोर्स है जहां पर प्रदूषण की समस्या हमें देखने को नहीं मिलती है। अगला है, कौन सा ईंधन जो होता है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करता है? तो सबसे कम यहाँ पर जो पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करता है वो है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो देखिए, भूमिगत जल मतलब जो भूमि के अंदर स्थित होता है, उस जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक हो आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता चला है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया छिद्र है ओजोन परत में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? तो हम जानते हैं यूवी किरणें, जिसे हम अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहते हैं, पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? तो पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट जो है ये जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील या हॉट स्पॉट क्षेत्र माने जाते हैं, इन्हें हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून के अंदर FRI जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थित है। आगे बात करते हैं, नाइट्रोजन हरित गृह गैस है अथवा नहीं है? तो देखिए, नाइट्रोजन जो है ये हरित गृह गैस नहीं है। आगे बात करते हैं, तांबा जल प्रदूषक है अथवा नहीं है? तो तांबा जो है वो किसी प्रकार से जल प्रदूषक नहीं होता है, तो हमारा उत्तर होगा नहीं। आगे बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना थी ये किसने दी थी? तो ये दी थी जोसेफ फूरियर ने। तो कभी कभी जय फूरियर इस नाम से भी प्रश्न आ जाता है या विकल्प आ जाता है, जय फूरियर या जोसेफ फूरियर। आगे बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? पर्यावरण का प्रश्न है तो 5 जून को मनाया जाता है और इसीलिए प्रश्न को सिलेक्ट भी हमने किया है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के किसकी घुली हुई मात्रा मापी जाती है? तो हम देखते हैं कि जो जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए ऑक्सीजन की जो मांग है, मात्रा है, वो उससे मापी जाती है। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक कौन कौन से होते हैं? तो इसमें लाइकेन और मास जो है ये कुछ विश्वसनीय सूचक होते हैं जो प्रदूषण की सूचना देते हैं। ये हमारे लिए प्रदूषण इंडिकेटर होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने वाली जो इकाई है वो कौन सी है? तो डाप्सन जो है ये ओजोन परत की मोटाई को मापने में इकाई प्रयुक्त की जाती है, डाप्सन। आगे बात करते हैं, पराध्वनिक जेट किसकी परत को पतला करके प्रदूषण उत्पन्न करता है? या सुपरसोनिक जो विमान होते हैं, इस प्रकार से भी प्रश्न देता है, सुपरसोनिक या जेट विमान। तो ये ओजोन परत को पतला करते हैं और प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कैडमियम प्रदूषण जो है ये किससे संबंधित है? तो देखिए, कैडमियम जो है इससे संबंधित जो रोग होता है इटाई रोग ये होता है और ये एक प्रकार से अस्थि कष्टदायी रोग होता है, मतलब हड्डियों के अंदर दर्द होता है इस रोग में। और ये रोग जो था ये सबसे पहले जापान में देखा गया रोग है ये, और ये कैडमियम से होता है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो हम जानते हैं प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रोटीन को मुख्यतः क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को हम जानते हैं मुख्यतः शरीर का निर्माण करने वाला, यानी कि वृद्धिकारी या निर्माण करने वाला होता है प्रोटीन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अल्फा केरोटीन नामक प्रोटीन जो है ये कहाँ पर उपस्थित रहता है? तो ये हमारी त्वचा में स्थित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक सोर्स जो होता है ये पाया जाता है? तो सोयाबीन जो होता है ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, सोयाबीन। ऊंट बिना पानी पिए भी कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, तो कैसे रहता है? तो देखिए, उसके अंदर एक कुबड़ होती है और उस कुबड़ में जमा की गई वसा होती है, वहां पर नहीं वसा, तो ये वसा का प्रयोग करके, यानी कि जो वसा होती है वो अपघटित होती है, जिससे कि उसको पानी की पूर्ति जो होती है वो हो जाती है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की,
विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो फंक ने, फुंक ने, इस प्रकार से दे देते हैं, कभी फंक लिख देंगे, कभी फुंक लिख देंगे, तो कोई बात नहीं, एक जैसे शब्द हैं। कभी कभी मिसप्रिंट ऐसी हो जाती है कि फंक को फुंक लिख दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है फंक होता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध सोर्स होता है? तो गाजर से हमें विटामिन ए जो होता है ये देखने को प्राप्त होता है। अगला है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो क्या कहलाता है? तो उससे हम कहते हैं विटामिन B12। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कोबाल्ट होता है और उसका नाम है विटामिन B12। अब देखिए, इसका जो नाम होता है, रासायनिक नाम, ये भी कभी कभी पूछा था, इसका नाम है साइनोकोबालामिन। चलिए देखिए, ये अगला प्रश्न इसी का है कि साइनोकोबालामिन क्या है? तो ये विटामिन B12 का ही नाम है, साइनोकोबालामिन। और कोबालामिन से आप ध्यान रखिएगा, कोबालामिन नाम आ जाता है तो आपको मिल जाता है नाम यहाँ पर कि इसमें कोबाल्ट जो है ये उपस्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है, दांत हिलने लगते हैं? तो निश्चित रूप से वहां पर विटामिन सी की कमी होती है और इसकी कमी से पायरिया, मसूड़ों में दर्द, सूजन आदि देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।